दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 फरवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सीतामढ़ी, वैशाली, लखीसराय समेत 7 जिलों में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए नीतीश सरकार के द्वारा हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। यह खबर के अनुसार नीतीश कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 7 शहरों में हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया गया है। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए रहने के लिए 100 बेड के हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के सीतामढ़ी, वैशाली, लखीसराय, औरंगाबाद, गया, शिवहर और मधुबनी में हॉस्टल का निर्माण होगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। बहुत जल्द इन जिलों में हॉस्टल का निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दूं कि इससे पहले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज में बनकर के तैयार हो गई है। यह 4 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज आए हुए थे और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज में गुरुवार को खगरा मेला शुरू हो गया है। 138 सालों से इस मेले का आयोजन किया जाता है। अपने गौरवशाली अतीत की खुशनुमा यादों का बोझ ढोते हुए किशनगंज के खगरा मेला की व्यापकता धीरे धीरे कम होती जा रही है। कभी सोनपुर के बाद एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला हुआ करता था। इसका इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। यह गुरुवार को 138वें खगरा मेला का उद्घाटन जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने फीता काट करके किया है। एक समय इस मेले में भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, अफगानिस्तान और कई मुल्कों के व्यापारी यहां आया करते थे। आज मेला लगने वाली अधिकांश जमीन पर सरकारी मकान बन गए हैं। सोनपुर के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला खगरा में ही लगता था। बुजुर्ग बताते हैं कि लोग किशनगंज को खगरा किशनगंज के नाम से जानते हैं। वही खगरा जहां से विशाल पशु मेले में तब भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, अरब आदि देशों के व्यापारी आते थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस में 67,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह विभाग ने बिहार पुलिस में 67,000 से भी अधिक नए पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है, जिससे बिहार पुलिस में नए पदों पर भर्ती को लेकर के रास्ता साफ हो गया है। खबर के अनुसार बिहार पुलिस में डायल 112 के दूसरे चरण में 19,288 पद भरे जाएंगे, जबकि सीधी भर्ती के तहत बिहार पुलिस में 48,447 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि 48,447 पदों में पुलिस अवर निरीक्षकों के 20,437 पद भरे जाएंगे, जबकि सिपाही और फिर उसके समक्ष के 22,010 एवं सिपाही संचालक के 5,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार जिले में पहले एक युवक ने धर्म बदल करके प्यार का परचम रचा और फिर जब प्रेमिका के सामने धर्म के धोखे वाले धंधे का पोल खुला तो फिर उसके साथ निजी पलों के फोटो को वायरल करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जब प्रेमिका ने जब इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की तो फिर युवक अपने साथियों के साथ मिलकर के उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल कटिहार कोड़ा थाना क्षेत्र के भटवारा पंचायत के पास महिला कांस्टेबल की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 6 आरोपी अब भी फरार हैं। परिवार वालों के अनुसार महिला कांस्टेबल ने महिला थाने में शिकायत की थी कि लेकिन पुलिस वालों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आपको बता दूं कि 8 फरवरी की रात लगभग 9 बजे कोरा थाना क्षेत्र के भटवारा पंचायत के पास गोली लगा हुआ एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी। इस सब की पहचान कटिहार पुलिस लाइन के महिला सिपाही प्रभा भारती के रूप में हुई। प्राथमिक जानकारी में पता चला है कि मुंगेर जमालपुर की रहने वाली प्रभा भारती छुट्टी के बाद अपने घर से कटिहार पुलिस लाइन लौट रही थी। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने गोली मार करके प्रभा को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है।
जब बीते 5 फरवरी को 2 लड़कियां आपस में शादी करने के इरादे से घर छोड़ करके चली गई थी। भाग करके झारखंड राज्य के धनबाद शहर पहुंच गई और महिला थाने पहुंच करके एक दूसरे के साथ 7 फेरे कराने की गुहार लगा रही थी। इस अनोखे मामले ने खूब चर्चा बटोरी, पर वह लड़कियां एक दूसरे संग शादी कर पाती उससे पहले ही बिहार पुलिस पहुंच गई और उन्हें नालंदा वापस ले आई। लड़कियों को कोर्ट में पेश किया गया और अब पुलिस ने दोनों सहेलियों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया। ये प्रकरण नालंदा जिला के अस्थवा थाना इलाके का है। घर से भागने के बाद दोनों सहेलियां धनबाद यानी कि झारखंड के धनबाद के महिला थाने पहुंची और फिर एक दूसरे से शादी कराने की मांग कर रही थी। जानकारी मिलने के बाद अस्थवा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उन्हें बरामद करके वापस नालंदा ले आई। बीते गुरुवार को पुलिस ने दोनों लड़कियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और फिर दोनों सहेलियों को अपने अपने घर जाने का आदेश दे दिया। जब पुलिस ने भी परिवार वालों को बुला करके दोनों लड़कियों को उनके हवाले कर दिया। दरअसल ये मामला बीते दिनों प्रकाश में आया जब एक लड़की पर आरोप लगा कि उसने एक लड़की की शादी की नीयत से अपहरण कर लिया है। जहां लड़की ही लड़की की शादी करने के इरादे से अपहरण कर लिया। आरोप सारे थाना इलाके के भिकनी पहाड़ी के रहने वाली लड़की पर लगा गया, जहां दूसरी लड़की के भाई ने इस प्रकरण में शादी की नीयत से अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि दोनों ही लड़कियां सहेली है और BSc की पढ़ाई भी कर रही है। जहां इनमें से एक लड़की का गेटअप लड़के जैसे था। जब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों लड़कियों को पुलिस बरामद करके नालंदा लाई थी, जहां उनसे पूछताछ हुई और फिर अदालत के आदेश के बाद दोनों सहेलियों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में IPS विकास वैभव मामले पर हरकंप मचा हुआ है। जब विपक्ष इस मामले को लेकर के लगातार सरकार को घेर रहे हैं, वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। CM नीतीश कुमार ने IPS विकास वैभव को नसीहत देते हुए कहा कि ट्वीट करना अधिकारियों का काम नहीं है, सही फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए। विकास वैभव ने ट्वीट करके अपनी दर्द बयां किया था, जहां उसके बाद से ही बिहार में बयानबाजियों का दौर चल पड़ा। जब विपक्ष लगातार इसको लेकर के नीतीश सरकार को आड़े हाथों में ले रही है, जहां अब CM नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। CM नीतीश कुमार ने IPS विकास वैभव के ट्वीट करने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। CM नीतीश कुमार ने पूर्णिया में समाधान यात्रा के दौरान ये बातें कही है। CM नीतीश कुमार ने कहा है कि अधिकारियों का काम ट्वीट करना नहीं है। अगर कोई समस्या होती है, सीनियर की शिकायत करनी हो तो उसके लिए फोरम में जाना चाहिए। या इस तरह से ट्वीट करना कहीं से भी सही नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले बिहारी खिलाड़ियों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक यानी कि मेडल जीतने वालों को बिना इंटरव्यू के बिहार में सीधे ग्रेड 1 की नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि कोई कितना भी प्रचार कर ले, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री रहने के दौरान खिलाड़ियों को नौकरी देना हमने शुरू किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में आए खिलाड़ियों की प्रतियोगिता तो पहले कभी बिहार में नहीं हुई थी। ये टूर्नामेंट जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करेगा। हम प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजेंगे, विदेश से कोच बुलाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि खेल सम्मान योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व पत्र और फिर नगद पुरस्कार सरकार की ओर से दिया जा रहा है। जहां उसमें मंच से मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को निर्देश दिया गया है कि सभी प्रखंडों में जल्द से जल्द स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए। जहां उन्होंने कहा है कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट अकादमी और फिर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। जहां यहीं पर खेल विश्वविद्यालय भी बनेगा। वहीं पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेल में ना धर्म का बंधन है, ना जाति की दीवार, सब मिलकर के खेलते हैं और सीखते हैं। महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री खेल को लेकर के गंभीर है। हम राष्ट्रीय स्तर पर चमकने की ओर अग्रसर हैं। बिहार के पास अपनी स्पोर्ट पॉलिसी है। आज के दौर में खेलकूद बहुत कुछ सिखाता है। उम्मीद है कि खिलाड़ी इतनी बड़ी प्रतियोगिता से काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। यह तेजस्वी यादव पुराने दिनों को याद करते हुए कहा है कि मैं और विराट कोहली साथ में खेले। IPL और फिर रणजी ट्रॉफी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ रहकर मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। यह उनका अनुभव भी खिलाड़ियों को देना चाहूँगा। आने वाले दिनों में बिहार में इतने बेहतर व्यवस्था करेंगे कि कोई प्रशिक्षण के लिए बिहार से बाहर ना जाए। स्टेडियम में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मैच होते देखना है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। जब कहीं से भी भ्रष्टाचार की हल्की सी भी भनक लगने पर भ्रष्टाचार अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। इस बीच अब एक ताज़ा मामला बिहार के छपरा से निकल करके सामने आया है, जहां रिश्वतखोरी के मामले में मनरेगा अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के छपरा में एक मनरेगा अधिकारी को रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है, जहां इसको 2,20,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण के लिए करीब 10 लाख रुपए का टेंडर किया गया, या फिर टेंडर पास करने के लिए मनरेगा अधिकारी विनोद ने संवेदक से 2,20,000 रुपये घूस लेने की मांग की। जब इस बात की जानकारी निगरानी विभाग की टीम को मिली तो फिर तुरंत छापेमारी करते हुए इस अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मनरेगा का बिल पास करने के बाद में अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने 2 लाख से ज़्यादा रिश्वत की मांग की, जिसके बाद गरखा निवासी उमेश सिंह ने इसकी सूचना निगरानी विभाग को दे दी, जिसके बाद निगरानी ने आज जाल बिछा करके विनोद कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम ने विनोद को गिरफ्तार करने के बाद पटना रवाना हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर जम करके निशाना साधा। जब अपने चुटीले अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे समझ में नहीं आता है कि आखिर गांधी परिवार को नेहरू सरनेम लिखने में शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ लोगों को ये भी दिक्कत है कि हमारी योजनाओं के नाम सांस्कृतिक भाषा में क्यों हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि देश की 650 योजनाओं में गांधी नेहरू परिवार का नाम था, जहाँ इनको समस्या होती है कि हम अपनी योजनाओं और फिर कार्यक्रमों में नेहरू जी का नाम क्यों छोड़ देते हैं। किंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि नई पीढ़ी के लोगों को नेहरू लिखने से शर्म क्यों महसूस होती है। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था। ये देश किसी परिवार की, किसी के बाप की जागीर नहीं है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि नफरत फैलाने वाले कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और साइंस तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्थान में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पीएम मोदी ने कहा है कि जिन्हें नौकरी और फिर रोजगार में फ़र्क नहीं मालूम, वे आज हमें उपदेश दे रहे हैं। 350 से अधिक की निजी कंपनियां आज रक्षा क्षेत्र में काम कर रही है। 1 लाख करोड़ का रक्षा सामग्री का निर्यात किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में हो रही जाति गणना के पहले चरण में मकानों की नंबरिंग के साथ परिवार के मुखिया और सदस्यों की संख्या की गणना हुई है। जब गणना की एंट्री के लिए परगनों की आईडी तैयार करने का काम गुरुवार को शुरू हो गया है। जब परगनों द्वारा तैयार सूची को पोर्टल पर डाटा एंट्री ऑपरेटर अपलोड करेंगे, इसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सूत्र ने बताया है कि इसमें गलतियां होने पर पोर्टल पर उसे सही किया जाएगा। यह आंकड़ा पूरी तरीके से सही होने के बाद चार्ज पदाधिकारी द्वारा पोर्टल पर अनुमोदन के साथ सबमिट किया जाएगा। जब पहले चरण के आंकड़े को मोबाइल ऐप पर डाला जाएगा, उसके आधार पर दूसरे चरण का काम शुरू होगा। आपको बता दूं कि जाति आधारित गणना का दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होना है। पहले चरण में जिस इलाके में परगनों द्वारा मकानों की नंबरिंग और फिर परिवार के मुखिया की सूची तैयार की गई है, या दूसरे चरण में भी उन परगनों को उस इलाके में भेजा जाएगा। इसके लिए परगनों की आईडी तैयार हो रही है। परगनों को पहले चरण में तैयार आंकड़ों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इसके आधार पर परगणक घर घर जाकर के परिवार से डिटेल्स प्राप्त करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि आईएएस अफसर के पाठक का अफसरों को गाली देने का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब महिला आईपीएस अधिकारी एवं डीजी शोभा ओहटकर पर गाली देने का आरोप लगा है। जी हां, इस महिला डीजी का नाम शोभा ओहटकर है। आरोप लगाने वाले आईपीएस अफसर एवं आईजी विकास वैभव हैं। पटना के पूर्व एसएसपी और फिर वर्तमान में अग्निमिशन और होमगार्ड सर्विस में आईजी विकास वैभव ने ट्वीट करते हुए अग्निमिशन और होमगार्ड सर्विस की डीजी शोभा ओहटकर पर बिना वजह प्रतिदिन गाली देने का आरोप लगाया है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया, मगर तब तक ये इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। इसको लेकर के आईजी विकास वैभव ने बस इतना ही कहा कि ये बहुत परेशान है, मैं बहुत परेशान हूँ। फिलहाल वे पहले से स्वीकृत 2 दिनों की छुट्टी पर हैं और फिर उन्होंने आगे 2 माह की छुट्टी लेने के लिए आवेदन किया है। सूत्रों के अनुसार उनका छुट्टी का आवेदन खारिज कर दिया गया है। वहीं डीजी शोभा ओहटकर इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। शोभा ओहटकर अपनी कड़क छवि के लिए जानी जाती है। वह बिहार की
पहली महिला डीजी भी हैं। आईजी विकास वैभव ने देर रात 1:43 पर ट्वीट किया, जिसमें उनके साथ गाली गलौज होने की बात कही गई थी। उन्होंने लिखा है कि मुझे आईजी होमगार्ड एवं फायर सर्विसेज का दायित्व 18 अक्टूबर 2022 को दिया गया था और तब से ही सभी 9 दायित्वों के निर्वहन के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। प्रतिदिन तब से अनावश्यक ही डीजी मैडम के मुख से गालियां ही सुनने को मिल रही है, जहां गालियां ही सुन रहा हूं, परंतु यात्री मन आज वास्तव में द्रवित है। या वहीं पर शोभा अहतकर और फिर विकास वैभव के बीच हुए विवाद को लेकर के सियासत तेज हो गई है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस मामले पर जोरदार हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा है कि अधिकारियों को 30 से 40 साल से बैठा करके रखे हुए हैं, या इनसे ज़्यादा काबिल अफसर कोई नहीं है क्या? जब बिहार में सब अधिकारी यहां से भागना चाह रहा है। डीजी शोभा अहतकर महिला हैं, उनके बारे में हम क्या बोलें, लेकिन मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा। विकास वैभव एक अच्छे अधिकारी हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। अहंकार से कोई संस्था नहीं चली है। जब किसी भी कीमत पर, चाहे छोटा अफसर हो या फिर बड़ा अफसर, चाहे सिपाही हो, एसपी हो, उनके साथ परिवार की दृष्टि से रहना चाहिए। अनुशासन सब पर लागू होता है। पप्पू यादव ने कहा है कि विकास वैभव ने जो आरोप लगाया है उस पर जांच होनी चाहिए और डीजी को अपने सबऑर्डिनेट से माफी मांगनी चाहिए। आप अपने सबऑर्डिनेट को अपमानित करके बेहतर संस्था या फिर बेहतर जिला नहीं बना सकते। साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि डीजी या मुख्यमंत्री अलाउद्दीन के चिराग नहीं है, जहां एमएलए और फिर मुख्यमंत्री दोनों का दायित्व है। बिना विधायकों को रिस्पेक्ट दिए मुख्यमंत्री नहीं चल सकते। डीजी को माफी मांगनी चाहिए और जिस तरीके से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इससे सरकार की छवि पर असर पड़ेगा, ना कि शोभा अहतकर की छवि पर। दोस्तों, बात करते हैं कि तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप ने दुनिया के कई देशों को सोचने को मजबूर कर दिया है कि आने वाले दिनों में हम लोगों के रहने का मकान, ऑफिस, सरकारी कार्यालय या फिर खास करके बच्चों का स्कूल का स्वरूप क्या होना चाहिए, जिससे भूकंप की स्थिति में कम से कम जान माल की नुकसान हो। जब कैलिफोर्निया के रहने वाले रवि वर्मा इस दिशा में एक नायाब कंस्ट्रक्शन के तरीकों को विकसित किया है और इसी तकनीक से वे कटिहार के दलन गाँव में स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। जब पूरी तरीके से क्लाइमेट फ्रेंडली एवं भूकंप रोधी इस तकनीक में 95% बांस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि महज 5% बालू, सीमेंट और फिर अन्य मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक से बनाए गए भव्य आलीशान बिल्डिंग टिकाऊ के साथ साथ देखने में खूबसूरत तो बन ही रहा है, साथ ही ईंट, बालू और फिर अन्य मटेरियल से बने मकान से इसकी कीमत कई गुना कम भी है और इसे निर्माण के लिए समय भी कम लगता है। रवि वर्मा ने बताया है कि वह कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के जिस इलाके में से आते हैं वहां अक्सर भूकंप आते हैं, जिससे बचने के लिए ज़्यादा इमारतों में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ स्कूल के निर्माण में हमने लकड़ी के तौर पर बांस का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि बांस स्टील से ज़्यादा मजबूत होता है और फिर ये भूकंप के बड़े झटके झेल सकता है। या सिर्फ इसके इस्तेमाल से पहले फंगस से बचने के लिए केमिकल का पेंट करना पड़ता है। उन्होंने बताया है कि जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, इसलिए वहाँ ज़्यादातर बांस का इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियर रवि वर्मा ने बताया है कि बिहार में बोधगया जिले में पहले से ही एक जापानी मंदिर का निर्माण बांस के ढांचे पर किया गया है। ये पूरी इमारत न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि टिकाऊ भी है। उन्होंने बताया है कि जब मैंने यहाँ इस तकनीक का प्रयोग शुरू किया तो फिर शुरू से काम करने वाले लोगों को शंका थी, लेकिन अब धीरे धीरे इन्हें भी ये समझ में आने लगा है कि बांस का प्रयोग कितना फ़ायदेमंद है। दोस्तों, बात करते हैं कि ईंट भट्टा के कारोबारियों को लेकर के बिहार सरकार और फिर खान एवं भूतत्व विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने 2022-23 के लिए रॉयल्टी नहीं देने वाले ईंट भट्टा मालिकों को बड़ी चेतावनी दे डाली है। दरअसल बिहार के करीब 57% ईंट भट्टों ने खान एवं भूतत्व विभाग को 2022-23 के लिए राजस्व के रूप में रॉयल्टी नहीं दी है। बिहार के करीब 18 जिले ऐसे हैं जहां के ईंट भट्टे कारोबारियों ने राजस्व के रूप में रॉयल्टी नहीं दिया है, जिसके बाद अब इन भट्टा मालिकों की पहचान करके उनको रॉयल्टी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। विभाग की तरफ से अब इसकी जिम्मेदारी खान निरीक्षकों को दी गई है। इसके साथ ही साथ बिहार सरकार और फिर खान एवं भूतत्व विभाग रॉयल्टी नहीं देने वाले कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन जिलों के भट्टा मालिकों के द्वारा रॉयल्टी नहीं दिया जाएगा, जहां उनके यहाँ बन रहे ईंट जब्त कर ली जाएगी, या इसके साथ ही साथ इस तरीके के भट्टे बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही रॉयल्टी वसूली करने में लापरवाही या फिर
कोताही बरतने वाले खान विकास अधिकारी और फिर खान निरीक्षक के खिलाफ भी विभाग ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि बिहार के अंदर मुख्य रूप से पटना, वैशाली, सीवान, सीतामढ़ी, सारण, नवादा, मोतिहारी, जहानाबाद, कैमूर, गोपालगंज, गया, दरभंगा, भोजपुर, भागलपुर, बेतिया, औरंगाबाद, अररिया और अरवल जिले के भट्टा मालिकों के द्वारा अब तक रॉयल्टी नहीं दिया गया है, लेकिन अब इसी को लेकर के ये फैसला लिया गया है। यह सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस साल बिहार में करीब 6,590 ईंट भट्टे चल रहे हैं, जहाँ इनमें से करीब 3,771 ईंट भट्टों ने रॉयल्टी नहीं दिया है। यह इसके बाद अब विभाग ने इसको लेकर के खनन विकास पदाधिकारी और फिर खान निरीक्षकों को निर्देश जारी किया है और स्वामित्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पढ़ाने के अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले पटना के खान सर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, जहाँ इस बार वे सुर्खियों में पढ़ाने या फिर किसी छात्र आंदोलन को लेकर के नहीं है। खान सर इस बार सुर्खियों में एक तस्वीर को लेकर के है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जहाँ खान सर की ये तस्वीर वायरल होने के बाद कहा जा रहा है कि वे जल्द ही राजनीति में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ खान सर चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल पटना वाले खान सर की एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान के साथ फोटो वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में खान सर चिराग पासवान से मुलाकात करते बातचीत करते दिख रहे हैं। दोनों गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं। फोटो देख करके ऐसा लग रहा है। जब तस्वीर सामने आने के बाद ही खान सर के राजनीति में आने की चर्चा शुरू हो गए हैं। जहाँ एक बार पहले भी खान सर की पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की चर्चा हुई थी, जब तब उन्हें एक प्रचार वाहन में देखा गया था, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी थी। जब पटना वाले खान सर अपने अनोखे अंदाज में पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, जहाँ वे ठेठ अंदाज में अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं, जहाँ उनके पढ़ाने के निराले तरीके से छात्र सहजता से जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि खान सर के यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन से भी अधिक सब्सक्राइबर्स हैं, जो किसी एजुकेशन चैनल में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यह छात्रों के साथ दूसरे लोग भी मोटिवेट होने के लिए खान सर की वीडियो देखते हैं। जो खान सर के स्टूडेंट नहीं है, यानी कि जो एक स्टूडेंट है ही नहीं, पढ़ाई करते ही नहीं, वो भी खान सर के वीडियो को देखते हैं। खान सर और चिराग पासवान पिछले साल मार्च में भी एक मंच पर सामने आए थे, जब तब पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में दोनों साथ दिखे थे। दोस्तों बात करते हैं कि हर रंग का हमारे जीवन में महत्व होता है। जहाँ कई सारी चीज़ों के रंग हमेशा एक जैसे ही रहता है। अगर हम बात एलपीजी सिलेंडर की करें तो फिर उसका रंग भी हमेशा लाल ही होता है, लेकिन हमने ये कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हर सिलेंडर पर लाल रंग होता है? या हर घर में आपको सिलेंडर देखने को मिलता है, इसके लाल रंग होने के पीछे एक बेहद ज़रूरी वजह है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर लाल रंग का क्यों होता है। तो बात करते हैं कि एलपीजी गैस का उपयोग भारत में ही नहीं बल्कि कई सारे देशों में इसका उपयोग होता है, और आपने देखा होगा कि एलपीजी सिलेंडर का रंग लाल होता है। इसके लाल होने के पीछे एक बेहद ज़रूरी वजह है। एलपीजी गैस बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, यानी कि उसमें आग लगने की संभावना सबसे अधिक होती है, और इसीलिए इससे खतरा रहता है। साइंस के हिसाब से लाल रंग को खतरे का संकेत दिया गया है, इसीलिए एलपीजी सिलेंडर हमेशा लाल रंग के होते हैं, ताकि एलपीजी सिलेंडर का लोग यूज़ करते समय सावधान रहें, ताकि कोई भी बड़ा हादसा ना हो। और फिर आपको बता दें कि हर गैस सिलेंडर का रंग अलग अलग होता है। जहाँ हीलियम गैस के सिलेंडर भूरे रंग का होता है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर गिरे रंग का होता है, वहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के सिलेंडर का रंग नीला होता है। इसलिए एलपीजी गैस सिलेंडर लाल रंग का रखा गया है, ताकि उसकी पहचान आसानी से हो सके और अलग अलग गैस सिलेंडरों को सिर्फ देख कर ही पता चल सके, रंग को ही देख कर के पता चल सके कि ये किस चीज़ का गैस है, कौन सा गैस है। दोस्तों बात करते हैं कि जेडीयू में जैसे ही सुशासन के अगले नेता के तौर पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का नाम आगे बढ़ाना शुरू किया है, तो बिहार की आम जनता के साथ साथ बिहार के नेताओं को भी डर लगने लगा है। जनता तो खैर चुप रहने के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकती थी, लेकिन नेताओं के पेट में मरोड़ उठने के साथ ही बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। यह विपक्ष के लिए ये जंगल राज 2.0 के दबे पांव बिहार की बहार में घुसने की आहट थी, लेकिन बिहार के सत्ता पक्ष के नेता भी ऐसे फैसले से संतुष्ट नहीं थे। जहाँ अपने विरोध को मुखरता से प्रदर्शित करने वाले
उपेंद्र कुशवाहा ऐसे में फिर से भी चर्चा में आ गए हैं। एक तरफ जहां नीतीश बाबू कह रहे हैं कि पार्टी में आने जाने पर कोई रोक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे अगर कह देने भर से छोटा भाई घर छोड़ दे तो फिर बड़ा भाई पूरा जमीन जायदाद हड़प लेगा। आपको बता दूं कि दिल्ली में जब उपेंद्र कुशवाहा इलाज के लिए गए थे तो फिर उसी समय भाजपा के प्रेम रंजन पटेल और फिर संजय टाइगर जैसे नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी। ऐसे आरोपों के जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने और भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ज़्यादा भाजपा के संपर्क में है। ऐसी बगावत बिहार की राजनीति में कोई नई बात हो ऐसा भी नहीं है। करीब 3 दशक पहले यानी कि 30 साल पहले खुद नीतीश कुमार ने भी लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध ऐसे ही बगावत की थी। जब लालू प्रसाद यादव उस दौर में सामाजिक न्याय बांट रहे थे और नीतीश को लग रहा था कि ये सामाजिक न्याय केवल यादवों को मिल रहा है। लव कुश अर्थात बिहार के कुर्मी कुशवाहा इस सामाजिक न्याय के लाभ से वंचित रह गए। जी हाँ, अपने 1994 की लव कुश रैली में नीतीश कुमार ने इसी हिस्से की बात की थी। जी हाँ, अब उपेंद्र कुशवाहा के इशारों ने जता दिया है कि वह कुशवाहा समाज के हितों की बात कर रहे हैं, जो कथित रूप से नीतीश बाबू केवल अपने कुर्मी समुदाय के लिए किए थे। उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से संबंध टूटते जुड़ते रहते हैं। जब पहली बार विधायक बने उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने 2004 में सदन में विपक्ष का मुखिया बना दिया था, लेकिन 2006 में ही उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़ गए। इसके बाद कुछ सालों तक वे कभी एक तो कभी दूसरे पार्टी का दामन थामते रहे। अंत में 2010 में फिर से उनकी घर वापसी हुई जब नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया। जब पाला बदलने की कुशवाहा की आदत इससे बदली नहीं और 2013 में वे नीतीश कुमार पर गैर लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चलाने का आरोप लगाते हुए फिर से भाग छूटे। उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा दोबारा जदयू में आए, लेकिन फिर अब वहाँ से जदयू से बाहर जाने की फिराक में हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में इलाज की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग नर्सिंग कैडर में व्यापक बदलाव करने जा रहा है। जहां इसके तहत स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण अंग नर्सों की सेवा और फिर पदनाम को लेकर के कई बदलाव होंगे। जहां स्टाफ ग्रेड ए नर्स के पद को अपग्रेड करके इसका पदनाम नर्सिंग ऑफिसर दिया जाएगा। इनको इलाज करने का कुछ अधिकार भी मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सकों के नहीं रहने पर वे अपने स्वविवेक से मरीज का प्रारंभिक इलाज करके उन्हें रेफर कर सकती है। इसी प्रकार से बीएससी कोर्स करने वाली नर्सिंग को 6 माह का अतिरिक्त प्रशिक्षण देकर के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का दर्जा मिलेगा। यहाँ राज्य में यानी कि बिहार में CHO को अपग्रेड करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को होने वाली तकलीफ में ANM को कुछ चिकित्सीय परामर्श देते हुए रेफर करने के अधिकार पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दूं कि कैबिनेट ने एक दिन पहले ही स्टाफ नर्स ग्रेड ए के पद को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब स्टाफ नर्स के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा में ANM और फिर GNM कोर्स के साथ उच्चतर स्तर पर BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग की पढ़ाई होती है। ANM को नर्स B ग्रेड कहा जाता है, जबकि GNM कोर्स करने वाली नर्सों को स्टाफ नर्स कहा जाता है। नर्सिंग सेवा में काम करने वाले कर्मियों को अब तक चिकित्सकों द्वारा दवाओं के लिए मिले परामर्श का पालन करना होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में ATM लूट की एक कोशिश को मुंबई में बैठे बैठे बैंक के अधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए न केवल टाल दिया बल्कि बिहार पुलिस की साख पर बट्टा लगने से भी बच गया। यह मामला बिहार के जहानाबाद जिला का है। दरअसल जहानाबाद शहर के अति व्यस्त स्टेशन रोड इलाके में एक बैंक की ATM लूट की कोशिश हुई। जब गुरुवार की सुबह 3:30 बजे के लगभग एक बदमाश ATM बूथ में पहुंचा और ATM को उखाड़ करके उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। ATM लूट की कोशिश के दौरान गश्ती का दावा करने वाली पुलिस भी अनजान बनी रही। जब घटना के बारे में स्थानीय पुलिस को जानकारी तब हुई जब मुंबई में बैठे बैंक के सिक्योरिटी इंचार्ज ने CCTV में इस हरकत को देखा। जब उसने देखा कि ATM बूथ में छेड़छाड़ हो रही है, SDFC से जुड़े सिक्योरिटी इंचार्ज ने इस वीडियो को देखने के बाद जहानाबाद नगर इंस्पेक्टर को फोन किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। इस वारदात की सूचना मिलते ही जहानाबाद टाउन थाने की पुलिस सक्रिय हो गई। मौके पर पहुंची तो फिर एक युवक को ATM में खड़े देखा। जब पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और फिर थाने लेकर के पहुंची है। दोस्तों,
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार को दो बड़े पुलिस अधिकारियों के बीच की लड़ाई अब राजनीतिक रूप ले चुकी है। जब बिहार पुलिस की डीजी शोभा अहोतकर और आईजी विकास वैभव के बीच विवाद को लेकर के विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने दोनों पुलिस पदाधिकारियों के बीच विवाद को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार को इस मामले की पूरी जांच करा करके दोषी अधिकारी के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री को तो किसी बात की जानकारी ही नहीं होती है। जब बिहार की जनता और अधिकारी को तो ये पता ही नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है या फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है। जब आखिर वे अपनी समस्या लेकर के जाए तो जाए कहाँ, ये कहना है बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का। जहाँ सम्राट चौधरी ने ये सारी बातें कही है। साथ ही सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, दोनों अधिकारियों से बात करके मामले की जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है। जहां उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन सुपर सीएम तेजस्वी यादव कहते हैं कि कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। यहां तो लोगों को पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कौन है। जब किसी को पता ही नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री है और कौन गृह मंत्री, तो फिर अधिकारी और जनता किनके पास गुहार लगाने के लिए जाएंगे। बिहार में सारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और नीतीश कुमार लगातार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उपचार के दौरान यानी कि इलाज के दौरान एक मरीज का कथित रूप से सही इलाज नहीं होने से मौत के बाद कटिहार मेडिकल कॉलेज में जम करके बवाल और हंगामा हुआ। जहां आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ किया। भारी हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, बावजूद भी इसके काफ़ी देर तक हंगामा और तोड़फोड़ होता रहा। जहाँ इलाज के दौरान जिस शख्स की मौत हुई उसकी पहचान कटिहार की गरभेली पंचायत के धुसमर निवासी मोहम्मद जुल्फिकार के रूप में हुई है। जहाँ वह एक हादसे में घायल हो गया था, जिसके बाद उसे लौलुहान हालत में अस्पताल लाया गया। कटिहार मेडिकल कॉलेज राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम का है, जहां हंगामा और फिर जमकर के तोड़फोड़ की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि 1990 से 2005 के लालू यादव के शासनकाल में बिहारी कहना शर्म की बात होती थी। जब खुद नीतीश कुमार अपने भाषणों में कई बार ये बातें कह चुके हैं। आज ठीक स्थिति राजद के साथ सरकार चलाने से वैसे हो गई है। जब नीतीश कुमार ने बिहार को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि यहाँ रहने वाले लोग फिर से खुद को बिहारी कहने में शर्म महसूस कर रहे हैं। यह कहना मेरा नहीं बल्कि बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने यह सारी बातें कही है। यह अपने संसदीय क्षेत्र बेतिया में प्रेस के साथ बातचीत में भाजपा सांसद ने कहा कि जिस तरीके से सीनियर आईएएस अधिकारी अपने अधीनस्थ बासा के अधिकारियों और फिर सीनियर आईपीएस अधिकारी से व्यवहार कर रहे हैं, वे बताता है कि मुख्यमंत्री का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण खत्म हो चुका है, प्रशासन पर पकड़ खत्म हो गया है। यही कारण है कि हर जिले में जाकर के इस समस्या का समाधान खोजते फिर रहे हैं। इस दौरान बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के 25 फरवरी को लोरिया में आने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि गृह मंत्री लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर को लेकर के चर्चा गर्म है। इस बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के तल्खी दिखाई है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का अलाइनमेंट कहीं और सेटल हो गया है। जब वे जहां जाना चाहे जा सकते हैं, वे खुद स्वतंत्र हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें पूर्णिया में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पूर्णिया में समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंदिरा गांधी स्टेडियम के लिए रवाना हो गए। इससे पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र के चलते पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण का मामला अटक गया है। जहां राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी करके केंद्र सरकार को सूचित कर दिया गया है। अब निर्माण का कार्य केंद्र सरकार को शुरू करना है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को पूरा सम्मान दिया। उनके निवेदन पर उन्हें पार्टी में दोबारा लिया गया था, लेकिन अब लगता है कि उनका अलॉटमेंट कहीं और सेटल हो गया है। वे जहां जाना चाहे जा सकते हैं, वे खुद आज़ाद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम पूर्णिया से शुरू होगी। इसके लिए 25 फरवरी को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में महागठबंधन की संयुक्त रैली आयोजित की गई है।
जब पूर्णिया के बाद पूरे बिहार में एकजुटता को मजबूत दिया जाएगा, इसके बाद देश के अन्य हिस्सों में इसी अभियान का रूप दिया जाएगा। आपको बता दूं कि जदयू संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे उपेंद्र कुशवाहा ने बगावती तेवर अपना लिया है, जहां वे लगातार नीतीश कुमार पर जदयू को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से भी सवाल किया है और कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि राजद से कितने में डील हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक बार फिर से राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा है कि हम देश को विकास का एक ऐसा मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारकों को उसके सभी अधिकार मिले। देश बार बार कांग्रेस को नकार रहा है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रही है। जनता न केवल उनको देख रही है बल्कि सजा भी दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम एक ऐसी कार्य संस्कृति को लेकर के आए हैं जो देश में मेरा तेरा अपना पराया जैसे सभी भेदों को मिटाने वाली है। ये तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त कर देता है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई में हमारे आदिवासियों का योगदान स्वर्णिम पृष्ठों से भरा हुआ है, लेकिन दशकों तक हमारे आदिवासी विकास से वंचित रहे हैं और विश्वास का सेतु तो कभी बन ही नहीं पाया है। अगर कांग्रेस ने आदिवासी के कल्याण के प्रति समर्पण भाव से काम किया होता तो फिर इसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब ये अटल जी की ही सरकार थी जिसमें पहली बार आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बना था। पीएम मोदी ने कहा है कि 2014 से पहले आदिवासी परिवारों को 14 लाख जमीन के पट्टे दिए गए थे, जबकि हमने बीते कुछ सालों में ही 7 लाख से अधिक पट्टे दिए हैं। आदिवासियों की भावनाओं से खेलने की बजाय उन्होंने कुछ काम किया होता तो फिर हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सारण यानी कि छपरा से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने शुक्रवार को आयुष्मान भारत योजना को लेकर के लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवाल किया। रूडी ने कहा कि बिहार जैसे गरीब राज्य जहां बड़ी संख्या में लोग योजना का लाभ लेते हैं, उन्हें समस्याएं झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि गरीब जब उपचार कराने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होता है तब एस्टिमेट बना करके देने की बात कही जाती है। 3 लाख का एस्टिमेट बना करके दिया जाता है, वह पैसा उसके खाते में पहुंच जाता है और तब तक अगर उसका खर्च 4 लाख 5 लाख पहुंच जाता है तो फिर वह पैसा को वो कहां से दें। उन्होंने ये भी कहा है कि जब गरीब दोबारा अस्पताल पहुँचता है तब उसे ये कह करके लौटा दिया जाता है कि पिछली बार का पैसा हॉस्पिटल को अब तक नहीं मिला है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि मेरे हिसाब से केवल एक गारंटी सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए कि आप खर्च कीजिए, पैसा मिल जाएगा। इसे लेकर के नीतिगत निर्णय की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमने योजना में बदलाव करके ये प्रावधान किया है कि 5.5 लाख रुपए खर्च हो जाए तो भी 5 लाख रुपए ही दिए जाएं, जब बाकी पैसा राज्य सरकार भी दे सकती है। उन्होंने एस्टीमेट को अप्रूव करने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने और फिर राज्य सरकारों को ही पावर दिए जाने की भी जानकारी दी है और कहा कि योजना में कोई त्रुटि हो या फिर बदलाव की ज़रूरत हो तो फिर हम उसमें बदलाव भी करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। तेल कंपनियों ने 11 फरवरी यानी कि आज पेट्रोल और डीजल की नई कीमत जारी कर दी है, जिसके मुताबिक आज पेट्रोल 108 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रही है। राजधानी पटना की बात करें तो आज पेट्रोल पटना में 77 पैसे की कमी और डीजल की कीमतों में 72 पैसे प्रति लीटर की कमी दर्ज की गई है। यहाँ पेट्रोल 107 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर है। यहाँ पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं बिहार के अलग अलग जिलों में पेट्रोल के दाम यानी कि दरभंगा में 107 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर, भागलपुर में 107 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर, मुजफ्फरपुर में 108 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर, गया में 108 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर, भोजपुर में 108 रुपये प्रति लीटर, समस्तीपुर में 108 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर, वैशाली में 107 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर, मधुबनी में 108 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर, पूर्णिया में 108 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर, सिवान में 108 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर और किशनगंज में सबसे अधिक 109 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। वहाँ पर क्लिक कीजिए और पेज को फॉलो कर दीजिए इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप पेज को फॉलो कर दिए होंगे, नहीं किए तो अभी कर लीजिए, कर लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।